कि श्री सद्गुरु अमरदास जी ने लिखा है कि धन पिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। कि विवाह क्या है? देखिए, विवाह जो है हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी प्राचीन परंपरा है और ये एक प्रथा भी है और एक बंधन भी है। क्या विवाह कोई समझौता है? क्या हम इसे कह सकते हैं कि हाँ वाकई में हमने विवाह तो करा लिया, बंधन में बंध गए तो समझौता कर लिया? हम ये ना सोचे कि सारी खूबियां इसमें हो सकती हैं, हमारे पति में हो सकती हैं, या पति ये सोचे कि हमारी पत्नी में ही सारी खूबियां। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कमियां होती हैं और विचार तो हमारे अपने भाई बहनों के साथ भी नहीं मिलते हैं जो खून के रिश्ते हैं। तो हमें आपसी समायोजन करके, समझौते करके जीवन को आगे बढ़ाना है। दहेज की जो प्रथा है वो आज भी चल रही है, तो क्या दहेज देना लेना सही है? ये एक अभिशाप है, लानत है हमारे समाज की, है ना। इसके कारण हमारी बेटियों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है और जो संपन्न परिवार हैं वो तो अपनी खुशी से भी बेटियों के लिए दाज इकट्ठा कर लेते हैं, दहेज इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो परिवार, जो माता पिता नहीं कर सकते प्रबंध, वो डरते हैं और उनकी बेटियों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कि जो प्री मैरिज रिलेशनशिप्स है जी, क्या वो सही है? श्री ठाकुर दलीप सिंह जी ने इस ई बुक में ये भी लिखा है कि हमें विवाह से पहले कुंवारे रहना चाहिए। तो ये जो हमारे संस्कार बने हुए हैं उनको अपना कर ही हम जीवन मतलब कि हम आधुनिक, जैसे अपने का बन तो गए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को जो है बहुत ज्यादा अपना भी रहे हैं, अपना चुके भी हैं जी, तो ये जो चीजें हैं ये बाहर से आई हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये ऐसा कुछ था ही नहीं। नमस्कार, मैं कपिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो विवाह, प्रेम और जीवन के असली जो रंग है, दुख सुख, उसके बारे में दर्शाती है। इस किताब का नाम है कही कबीर मोहे ब्याहे चली है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री ठाकुर दलीप सिंह जी। तो आज इस पुस्तक के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। और जो बात मैंने बोली कि हम एक पुस्तक के ऊपर एक दृष्टि डालने वाले हैं, तो उस दृष्टि को बताने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं जालंधर स्कूल की प्रिंसिपल राजपाल कौर मैम। और मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद कपिला जी। मैम, जैसे कि आप देख ही रहे हो आजकल जो माहौल चल रहा है, विवाह, प्रेम और फिर तलाक जी, तो आज हम इसी विषय पर आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम मैं यही जानना चाहती हूँ, तो ये जो पुस्तक है जो लिखी गई है ठाकुर दलीप सिंह जी के द्वारा, कहे कबीर मोहे ब्याही चली है, तो जो ये लेखक हैं जब उन्होंने ये किताब लिखी तो क्या उनकी सोच रही होगी, क्या उद्देश्य लेके वो चले होंगे और क्या वो मकसद उनके मन में आया होगा कि मुझे ये किताब लिखनी है? तो इसके बारे में थोड़ी सी आप दृष्टि डालें, साथ ही ये भी बताइएगा कि ठाकुर दलीप सिंह जी जो है वो कौन है? जी बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं कपिला जी आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये जो ई बुक है, ये जो आप पुस्तक है ये ई बुक के रूप में है। ठीक है। कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं, इसका शीर्षक है। और इनके जो लेखक हैं वो वर्तमान नामधारी पंथ के वर्तमान गुरु हैं और श्री ठाकुर दलीप सिंह जी। तो वो गुरबाणी के ज्ञाता भी हैं, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हैं। जो नामधारी सदगुरु राम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत क्रांतिकारी गुरु जो हुए हैं, तो उनके ही ये वंशज भी हैं और गुरबाणी के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं और समाज सुधार के लिए, आपसी एकता और साझीवालता के लिए भी निरंतर यत्नशील हैं। तो जहाँ वो हमें संगत को, सभी लोगों को, समाज को शुभ कर्मों करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही उन्होंने उसी सोच के साथ ये पुस्तक की रचना की। और उन्होंने असल में कपिला जी, उन्होंने देखा समाज को, बड़े नजदीक से देखा, उनको सुना, उनके दुख दर्द को समझा और टूटते हुए परिवारों को देखा,
फिर गहन अध्ययन किया, विश्लेषण किया, उनकी खोज की, कारण खोजे और उनका समाधान भी किया। बिल्कुल है। फिर उन्होंने, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक लिखते रूप से लोगों को संदेश दिया जाए। तो उन्होंने ये एक विलक्षण जो है ई बुक की रचना की, तो जो सभी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका उद्देश्य यही है कि इसे पढ़कर जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाए। बिल्कुल सही बात है मैम। जैसे कि हम इस किताब की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे अच्छे बुरे चीज़ों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि विवाह क्या है? जी देखिए, विवाह जो है हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी प्राचीन परंपरा है और ये एक प्रथा भी है और एक बंधन भी है। जैसे ऐसा बंधन जिसमें हमारी ऐसे कुंवारेपन वाली स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पर वो बंधन हमारे जीवन को कहीं अच्छा बनाने के लिए भी है। जैसे कुछ बंधन होते हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हम उसकी कुछ सीमा रखेंगे ताकि हमारी सेहत जो है वो दुरुस्त रहे। उसी तरह ये बंधन भी हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। ये बड़ी अच्छी प्रथा है। विवाह को हमारे सिख पंथ में तो आनंद कारज कहा जाता है। तो ये बड़े लंबे समय तक एक दूसरे के साथ निभाने वाली इसमें रस्में होती हैं। ऐसे संबंध हैं जिसमें पति पत्नी अपना जीवन लंबे समय तक एक साथ रहकर बिना लड़ाई झगड़े के, मतलब थोड़े बहुत तो नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन उसमें से निकल कर हम अपने जीवन को लंबे समय तक चलाएं। तो ये बड़ी अच्छी प्रथा है, इसे अपना कर हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो प्रेम विवाह भी कर रहे हैं। जी, तो आप क्या समझते हैं कि प्रेम विवाह और लाइक कि विवाह, अगर हम बात करें शादी की और एक प्रेम की, जी, तो क्या अंतर है दोनों में? जी देखिए, प्रेम एक भावना पर आधारित संबंध है और विवाह जो है वो विवेक और विचार पर आधारित है। प्रेम में विचार और विवेक नहीं होते। जैसे श्री सद्गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, सुपचार भई तो विचार कहाँ है। सही बात। मतलब कि इसमें विचार नहीं है, इसमें सोच नहीं है। जो विवाह है वो विचारवान बनकर ही निभाया जाता है। तो जो प्रेम भावना है उसमें क्या होता है कि हम विवाह के बाद वो जो प्रेम की तीव्र भावना है वो नहीं रहती है। विवाह के बाद तो हम एक दूसरे के साथ रहते हुए हमें मोह हो जाता है, हमें अपना जीवन यापन करना होता है। तो ये प्रेम और विवाह दोनों को हमें भिन्न भिन्न समझकर ही जो सोच रखनी चाहिए। वैसे तो इसमें श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि प्रेम विवाह कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम विचारशील बनकर कार्य करें तो प्रेम विवाह कोई बुरी चीज नहीं है। हम अपने माता पिता की आज्ञा से प्रेम विवाह कर सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे हमारे देश का नाम जो भारत है ना, वो भरत नाम के राजा के नाम पर पड़ा, जो कि शकुंतला और दुष्यंत राजा के पुत्र थे और उनका प्रेम विवाह ही था। तो प्रेम विवाह गलत चीज नहीं है, पर ये है कि विचारशील बनकर हम कहीं ना कहीं आजकल मैम ये देखा जा रहा है कि प्रेम विवाह कर तो लेते हैं, जी है ना, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक शादी जो है नहीं चलती। ना सिर्फ प्रेम विवाह, जो सामाजिक लोगों के सामने पूरा प्रॉपर परिवार के सामने विवाह होता है, वो भी ज्यादा देर तक नहीं चलता है। कोई ना कोई अनबन शुरू हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या तलाक जो वर्ड आजकल हम यूज करते हैं, क्या वो होना सही है? क्या हमारी भारतीय संस्कृति में है? बिल्कुल नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें जो पति पत्नी को पति जो है अपनी पत्नी को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी जैसे श्रेष्ठ शब्दों से परिभाषित किया गया है, जो कि आपसी स्नेह, सम्मान और कर्तव्य पालन को प्रदर्शित करते हैं। ना कि मतलब कि ऐसे दूरियां डालने की कोई प्रथा नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में तलाक का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, ना कि ऐसा कोई शब्द ही है। ये यूरोप से आया है शब्द और वो हमारे बीच में शामिल हो गया है। तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। जैसे हम विवाह की जो रस्में हैं अग्नि के 7 फेरों से शुरू होती हैं, तो संस्कार तक, अग्नि में संस्कार होने तक वो निभानी पड़ती है। ऐसी हमारी
प्रथा है, तो विवाह एक बहुत अच्छा बंधन है, इसमें तलाक का कोई प्रावधान अलग नहीं होने है। का तो इसमें कोई आजकल मतलब जो ही हम बिल्कुल नहीं है, जैसे हम आजकल बड़े भावुक होकर कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में हमें वास्तविकता से हम अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने वास्तविकता में कैसे जीना है, तो ऐसे नौबत आती है। तो मुझे लगता है ये ई बुक जो है उन परिवारों के लिए ज्यादा कार्य करेगी, ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि वो पढ़कर अपना जीवन जो है अच्छा बिता सकेंगे। जी, मैं यहाँ पे ये भी एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ठाकुर दलीप सिंह जी ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने एक चीज का जो है मतलब सवाल ही किया है कि आखिर विवाह जो है वो क्यों करवाएं। जी तो बिल्कुल, उसके आप इस ई बुक के माध्यम से क्या बताना चाहोगे? जी, ये तो कभी सोचा ही नहीं होगा मुझे लगता है कि विवाह करवाना क्यों है। भाई माता पिता ने कह दिया विवाह करवाना है, चली आ रही है, हाँ, बड़े हो गए, चली आ रही है, समाज ने विवाह करवाया, समाज के लोगों ने, हमने भी करवाना है, पड़ोसियों के कहने से या अपने रिश्तेदारों के कहने से या देखा देखी हम जो है ये प्रथा को अपना रहे हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हमने कभी माता पिता से पूछा ही नहीं कि माता पिता जी आप हमारा विवाह जो है क्यों करवाना चाहते हैं, क्या आपको पोता पोती चाहिए, दोता दोती चाहिए, क्या हमने अपने बच्चे पैदा करने के लिए विवाह करवाना है, या काम वासना की पूर्ति के लिए विवाह करवाना है, या कुछ और कारण है, जैसे कि हम मतलब कि ये सोचते नहीं कि हमने लंबे समय तक विवाह करवाने के बाद हमने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाना है। विवाह की ये प्रथा है, अगर हम विचारशील होकर विवेक के साथ विवाह की रीत को अपनाएं तो ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा स्वर्ग बन सकता है, हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकता है। जी, उन्होंने ना अपनी इस किताब में एक बहुत अच्छी बात और भी लिखी है, जी, एक ज्योति दो मूर्ति। तो इसका क्या अर्थ है? जी, ऐसा है कि श्री ठाकुर दलीप सिंह जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो गुरुवाणी के आधारित कही हैं और गुरुवाणी के प्रमाण देकर कही हैं, और उन्होंने ये बताया कि असली दंपति वो होते हैं जो एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे का स्वभाव को, नेचर को समझें, है ना। तो असली दंपति, उन्होंने ये नहीं कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें, तो उन्होंने गुरबाणी के प्रमाण के द्वारा कहा है, जो कि श्री सद्गुरु अमरदास जी ने लिखा है कि धन पिर एहना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। कि मतलब देखिए, कहते हैं कि चाहे हम पति पत्नी देखने में दो शरीर हैं, इकट्ठे बैठने से पति पत्नी का नहीं कहला सकते, केवल असली दंपति वो नहीं होते। तो गुरु जी ने ये भी कहा है कि अगर आपने असली दंपति बनने का अभ्यास करना है तो आप ये पंक्ति को अपनाएं कि आप देखने में तो भले ही दो शरीर लगे पर अंदर से एक ही ज्योत हो, मन विचार आपके मिलने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति के द्वारा ये सार्थक किया है। जी, बहुत बढ़िया की किताब में आप इस किताब को जो दर्शक देख रहे हैं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे डीपली बातें कही गई हैं जो शायद आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। मैम, यहाँ पे बातें तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि क्या विवाह कोई समझौता है? क्या हम इसे कह सकते हैं कि हाँ वाकई में हमने विवाह तो करा लिया, बंधन में बंध गए, तो समझौता कर लिया? जी, ऐसा है कि हमें जीवन में समझौते तो करने ही पड़ते हैं। तो विवाह जो है, जो हमने लंबे समय तक एक दूसरे का साथ देना है, तो बिल्कुल ये अलिखित समझौता है, लेकिन अलिखित समझौता भी है और एक हमारी आपसी भागीदारी, पार्टनरशिप भी है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा, जब हम पार्टनरशिप करेंगे उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे, मन मुटाव भी आएगा, नोक झोंक भी आएगी, जैसे हमने अभी बात की है नोक झोंक की, तो वो भी आएंगे, मन मुटाव भी होंगे, नाराजगियां भी होंगी, लेकिन उन सबको हमने आगे बढ़कर उन सबको से समझौता करके हमने आगे चलना है। हम ये ना सोचे कि सारी खूबियां इसमें हो सकती हैं, हमारे पति में हो सकती हैं, या पति ये सोचे कि हमारी पत्नी में ही सारी खूबियां। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर एक मनुष्य में कोई ना कोई कमियां होती हैं, और विचार तो हमारे अपने भाई बहनों के साथ भी नहीं मिलते हैं जो खून के रिश्ते हैं। तो हमें आपसी समायोजन करके, समझौते करके जीवन को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा जीवन सुखमय बने। तो समझौता करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि पति जो है अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए उसे पैर की जुत्ती समझने लग जाते हैं, या फिर उसे नौकरानी समझकर, है ना, रखा जाता है। कई जगह अभी भी ये सब अभी भी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति का सम्मान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। तो समझौता करना बड़ा जरूरी है। मतलब अगर अपनी शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमें एक दूसरे के समझौते स्वीकार करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बुरी आदतों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, आलोचना को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि हम लड़ झगड़ कर वहां बैठ जाएं या बात को पकड़ लें, एक दूसरे को क्षमा भी करना पड़ेगा, सहनशीलता भी रखनी पड़ेगी। तो ये सारे गुण अपना कर ही हम समझौते कर सकते हैं। अच्छा जी, आजकल जैसे हम देखते हैं कि जब हम शादी करते हैं तो बहुत धूमधाम से करते हैं, दहेज भी देते हैं। जी बिल्कुल। हमसे कई बार पूछा भी नहीं जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी, माँ बाप ही कई बार आपस में रिश्ता जोड़ देते हैं, है ना। बट अब जैसे बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है फैमिलीज, वहाँ पे पूछा, लेकिन दहेज की जो प्रथा है वो आज भी चल रही है। तो क्या दहेज देना लेना सही है? जी, क्योंकि यहाँ पे इस जो किताब है, जब मैं इसको रीड कर रही थी तो नामधारी जो सदगुरु जी हैं, जगजीत सिंह जी, उन्होंने दहेज जो कुप्रथा थी उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए। तो आप इस पे थोड़ी सी दृष्टि। बिल्कुल, दहेज जो है ये कुप्रथा है और ये श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी ने भी यही लिखा है कि इसे संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक अभिशाप है, लानत है हमारे समाज की, है ना। इसके कारण हमारी बेटियों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है। और जो संपन्न परिवार हैं वो तो अपनी खुशी से भी बेटियों के लिए दाज इकट्ठा कर लेते हैं, दहेज इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो परिवार, जो माता पिता नहीं कर सकते प्रबंध, वो डरते हैं और उनकी बेटियों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ये जो कपिला जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने सदगुरु जगजीत सिंह जी की बात की, तो उससे पहले सदगुरु राम सिंह जी ने सादे सस्ते विवाह करवा के ना आनंद कारज की प्रथा आरंभ की थी, ताकि ये दहेज प्रथा को रोका जा सके। लेकिन फिर भी वो जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो सदगुरु जगजीत सिंह जी ने इसको और पूरा करने के लिए क्या किया कि बहुत सारे नौजवानों को, तकरीबन हजारों सिखों को ये प्रेरित करके दहेज प्रथा को बंद करवाया। और उन्होंने यहाँ तक करवाया कि जो अगर दहेज में कोई वस्तु या चीजें ससुराल वाले दे गए हैं तो लड़के वाले जाकर वापस करके आते थे उनके लड़की वालों के घर जाकर। तो ऐसी उन्होंने उनको प्रण करवाया कि हमने दहेज ना लेना है ना देना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब गलत ही है, नहीं होना चाहिए। आज के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दहेज ना देकर आप अपने जो दोनों बच्चे हैं शादी के बाद, क्योंकि अगर हमारी बेटी है तो जिससे शादी हुई है वो हमारा बेटा ही हो गया ना। तो कहीं ना कहीं हमें अगर कोई पैसा देना भी है तो हमें उनके लिए जमा कर देना चाहिए, दहेज। और ये ना, इससे क्या होता है, लालच आ जाती है, लालच की भावना कि हम और डिमांड करें और लें। अगर ये कुप्रथा खत्म होगी तो ये लालच भी खत्म हो जाएगा और फिर आगे आगे फिर बढ़ती जाती है बात। जैसे पत्नी अपने ससुराल से लाई है तो वो सोचती है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ही चीज है। तो ऐसा कुछ ये भी भावना कई तरह की फिर पैदा होती है कि वो जो सामान लाई है वो आखिरकार है किसका, उसके पति का या उसका अपना या घर वालों का, कौन इसे प्रयोग कर सकता है। ये भी बड़ी भावना जो है मेर तेर वाली भावना जिसे हम कह सकते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात कही है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि किताब में ठाकुर जी ने ये भी लिखा है कि जो प्री मैरिज रिलेशनशिप्स है क्या वो सही है? कहीं ना कहीं कुछ गलतियां बच्चे कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पूरी फैमिली को भुगतना। तो आप इस पे थोड़ी सी दृष्टि डालें। जैसे हम आजकल कपिला जी आधुनिक तो बन गए हैं, बच्चे बच्चियां कॉलेज में जाने लग गए हैं, हॉस्टल में रहने लग गए हैं, लेकिन उन्हें बड़े ही संस्कारों की जरूरत है, माता पिता के संस्कारों की। वो क्या करते हैं कि एक से ज्यादा लड़के लड़कियां जो हैं, एक से ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, कभी इससे तोड़ लिया उससे बना लिया, तो एक से ज्यादा संबंध भी बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनके शारीरिक संबंध भी जो विवाह से पहले ही बन जाते हैं, वो गलत आदत है,
गलत संस्कार हैं, उससे फिर बाद में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लड़के या लड़की का एक जगह उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं, अब विवाह के बाद तो उसने उसके साथ ही रहना है, तो फिर उसे समस्या आती है, क्योंकि उसकी जो आदत पड़ी होती है कभी उससे, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, वो नहीं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उनके रिश्ते निभाने, और ना निभाने का कारण भी यही होता है कि हमारी आदतें जो हैं वो विवाह से पहले बिगड़ चुकी होती हैं। तो इस कारण से हमें अपना वैवाहिक जीवन निभाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी ने इस ई बुक में ये भी लिखा है कि हमें विवाह से पहले कुंवारे रहना चाहिए। तो ये जो हमारे संस्कार बने हुए हैं उनको अपना कर ही हम जीवन सुख में अपना मतलब कि हम आधुनिक, जैसे अपने का बन तो गए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को जो है बहुत ज्यादा अपना भी रहे हैं, अपना चुके भी हैं जी, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बाहर से आई हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये ऐसा कुछ था ही नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो ये ई बुक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें से बहुत अच्छी बातें वो सीख पाए, और जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको कहीं ना कहीं पिरो के, कोई संजो के रख पाए। बिल्कुल जी। तो मैम, आपका अब इस बारे में क्या कहना है कि जो हमारे लड़के लोग हैं, बॉयज जो हैं, क्या शादी के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं? क्या उन्हें मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बंधन सा महसूस हो रहा हो, है ना? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखें तो बंधन भी है, और देखें तो बड़े अच्छे तरीके से हम, वही बात आ गई ना कपिला जी, विचारवान, है ना, विवेक विचार की बड़ी जरूरत है। तो विचारवान बनेंगे तो अपने जीवन को बढ़िया कर लेंगे, और उनकी जिम्मेवारियां, देखिए कहते हैं दाल रोटी का आटे का भाव पता चल जाता है, वो तो पता चल ही जाता है, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां सबसे पहले क्या हैं, जो इसमें जिक्र भी हुआ है पुस्तक में, कि उन्हें अपनी जो आई हुई पत्नी है उसका समन्वय करवाना परिवार में, क्योंकि वो नई आई होती है, उसे रीति रिवाज नहीं पता, सभी के स्वभाव नहीं पता, तो उनका समन्वय करवाना। और कई बार ऐसे होता है कि जो बड़ी चाव से हम बहू को लाते हैं, लेकिन बाद में हम उनसे ही घर की जो माएँ हैं या बेटियां हैं उनसे ईर्ष्या करने लगती हैं। तो ये सब चीज़ों को समन्वय करवा के उन्हें पत्नी को मधुर संबंध बनाए रखने के लिए परिवार में प्रेरित करना है, अपने परिवार वालों को प्रेरित करना है, माता पिता को प्रेरित करना है। तो ये सबसे पहली उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि घर में सभी को स्नेह से, सम्मान से, उनको अपना अपना स्थान देते हुए आपसी समन्वय करवाएं, ताकि वो उनके परिवार में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। मतलब पुरुष की जो जिम्मेदारी है ज्यादा बढ़ जाती है। जी, क्योंकि जो हमारे परिवार होते हैं वो तो समाज का एक स्तंभ है। बिल्कुल है। दंपति जो हैं हमारे समाज का एक अच्छा स्तंभ है। तो इनको बड़े ध्यान पूर्वक अपने लड़कों को अपनी जिम्मेवारियां निभाकर ये साबित करना है। बिल्कुल, मतलब कि हम शुरुआती दिनों में अगर उस नई आई लड़की को सपोर्ट करेंगे तो कल को वो हमें भी सपोर्ट करेगी। परिवार को और जो पुरुष है मेन, उसको समझने की भी जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि शायद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं वो घबरा भी जाते हैं कि मेरी एकदम से बढ़ गई है, मैं तो ऐसा था ही नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। तो चीजें समझने की बहुत जरूरत है। जी, इस किताब में ये भी लिखा है कि विवाह के बाद जो है हमारे खर्चे भी वही 2 गुना हो जाते हैं। हाँ जी, है ना। तो आप क्या इसमें कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, खर्चे बढ़ भी जाते हैं धीरे धीरे। हम बेबी प्लान करते हैं तो भी हमें सोचने की जरूरत है। तो सारे खर्चों को, यही चीजों को तो हमने पहले सोचना है। जो हम विवाह से पहले हमने सोचना है, वो सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके, अपने माइंड को प्रिपेयर करके, फाइनेंशियल प्रिपेयर होके हमने आगे बढ़ना है कि हम इन सब खर्चों का जो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे, और करना ही होगा, है ना। तो खर्चों का जो है, जो सिस्टम है, वो भी लड़के को पहले से ही सोचकर रखना चाहिए। पर मैम कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है ना कि शान दिखाने के लिए लोग ये भी है वो भी है, लेकिन पल्ले कुछ होता ही नहीं है। और लड़की के जो परिवार वाले हैं, जो लड़की आके जब रहना शुरू करती है तो वो सब होता ही नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं
लोग झूठ बोल के भी विवाह कर हाँ, लेते हैं। ये झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। जो भी है हमारा एक दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वो लड़की अपना मन उसी तरह बना के आए। तो हर एक परिस्थितियों से हमने सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ना है। खर्चों को तो हमने उठाना ही है, साथ में हमने सामंजस्य भी करना है। बिल्कुल। पत्नी को भी कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये सब देख कर करना चलना पड़ता है वैवाहिक अच्छा, जीवन। हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप बता रहे हो। तो अभी जैसे हमने विवाह की बात की, प्रेम की, तलाक की भी की। लड़कों के जब विवाह होते हैं तो उनकी क्या खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बढ़ जाती हैं, वो भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब एक दंपत्ति एक फैमिली प्लानिंग करता है ना, तो क्या जरूरी, मतलब बहुत जरूरी हो जाता है वहाँ पे कि हमें इमोशनली एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, है ना, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ठाकुर दलीपजीत सिंह जी ने किताब में ये चीजें मेंशन करी हैं, तो आप क्या दृष्टि डालोगे उस पे? बिल्कुल, जैसे बच्चे पैदा करने से भी पहले हमें खुद प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि ये तो ठीक है कि हमें खुशी है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, लेकिन ये भी वास्तविकता से हमें अवगत होना चाहिए कि कल को हम बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें संभालना भी है। जब पत्नी गर्भवती है तो उसका भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है। आफ्टर जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद भी उसकी बड़ी टेक केयर की जरूरत होती है। मान लो पत्नी जॉब करती है तो भी उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर खर्चे भी बढ़ेंगे, घर में बच्चे आने के बाद खर्चे तो बढ़ेंगे ही। तो ये सब चीज़ों को कई बार ऐसा कह देते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं जी बच्चों को पालने पोसने का, तो ये सफलता पूर्वक उनका पालन पोषण कर सके, इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ये ना हो कि हम बाद में हमें केयर टेकर रखनी पड़े कि भाई अब मेरे बच्चे की संभाल करो, है ना। जैसे दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश है ना, तो वहाँ पर कई लोगों ने ये बच्चे पैदा करने ही बंद कर दिए। कहते हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं है, हम काम करें कि बच्चे पैदा करें, कि बच्चों को पालन करें। तो ये सब चीजें हमें सोच कर ही बच्चों की जो है वो लेकिन मतलब अगर आगे अपना परिवार बढ़ाना है तो सारी चीजें प्लान करके तभी करनी चाहिए। अभी एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि हम लोग जब लड़की आती है शादी करके, तो कई आजकल देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो वर्किंग होती हैं, है ना, घर के साथ साथ वो बाहर का भी कोई काम देख रही होती है। तो आपकी दृष्टि में क्या ये सही है? मतलब इससे कितना फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या जो परिवार है, ससुराल परिवार है, उसकी तरफ से भी कितना सपोर्ट रहना चाहिए? ऐसा है कि ससुराल परिवार वाले कई बार कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते। तो ये उन्हें खुद ही इसका करना है निर्णय कि हमने कैसे एक दूसरे का जो सहयोग करना है। और इसके लिए मैं थोड़ी सी ये भी बात करना चाहूँगी कि जैसे विवाह शादी होती है तो बड़ी शानो शौकत दिखाई जाती है, तो जैसे सादे सस्ते रस्में हैं उनको तो कम लोग अपनाते हैं, और जो दिखावे वाली बाह्य आडंबर वाली बातों को ज्यादा अपनाते हैं। बड़े बड़े जंज घर करने, पैलेस करने, नाच गाने और डांसर के प्रोग्राम, पार्टियां, उसमें कितना ही पैसा बर्बाद होता है। इवन की अन्न भी और जो भी चीजें हैं वो भी व्यर्थ होती हैं। तो इसमें श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी ने ये भी कहा है कि हमें ये सब चीजें व्यर्थ ना करके हमें विवाह के समय ही आपस में माता पिता बैठ के ये सलाह कर लें कि क्यों ना हम ये पैसा इसके फ्यूचर के प्लानिंग के लिए निवेश कर लें, सेव कर लें। जैसे उसके लिए गोल्ड बनवा दें, सोना बनवा दें, कोई प्लॉट खरीद लें, कोई शेयर खरीद लें, है ना, ETF खरीद लें। तो जो भविष्य में शान तो काम आनी नहीं है, शान तो 2 दिन लोगों ने देखनी है, देखनी है। बाद में तो जब कोई समस्या आप पर आनी है या परिवार पर आनी है, पति पत्नी पर आनी है, तो उस समय क्या काम आएगा? हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, जमा किया हुआ। तो हमें ये जमा पूंजी जरूर रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम विवाह हो गया तो हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़ गए, हमारा तो बहुत पैसा खर्च हो गया। तो कई बार लड़कियों को भी तंग किया जाता है, लाओ अपने ससुराल से पैसे, है ना, लाओ ये चीजें, हमारा तो ये हो गया, ये हो गया।
हमने तो इतना कहीं ना कहीं ये भी कह दिया जाता है कि जाओ अब तुम भी जाके कमाओ और ये करो, चाहे वो ना भी उसके लिए तैयार हो तब भी कह दिया जाता है कि हाँ तुम करो। तो ये चीजें हैं अभी भी कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड है गांव वगैरह, वहां पे भी ये चीजें अभी बहुत ज्यादा देखने में सामने आती है। शहरों में तो जैसे हम लोग तो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता, अंदर ही अंदर कई चीजें सामने इस तरीके से जब हम न्यूज देखते हैं या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता रहता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक बात उठाना चाहती हूँ कि बीते दिनों जैसे आपने कई न्यूज भी सुनी होंगी कि पत्नियों ने अपने हस्बैंड को बेरहमी से तरीके से मार दिया या उसके लिए किसी न किसी को सुपारी दे दी। कितने केसेस अभी बड़ी वारदातें होती हैं, बहुत वारदातें भी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इससे जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी हिम्मत बढ़ गई है? जी, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? ऐसा है कि इसके लिए हमारा समाज, हमारे परिवार ही जिम्मेवार हैं। हम उनकी परवरिश अच्छी करें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको विचारवान बनाएं, तो वो अपना जो है ऐसी वारदातों का अंजाम तक पहुंचे ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इनसे बच के रहें, है ना। तो जब हमारी संगत गलत हो जाती है, जब हम ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हमारी आदतें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। हमें कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारे संस्कार जो हैं वो शुरू से ही हमारे माता पिता सिखाते हैं। और लड़कियों का जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, वो करें, पढ़ लिख कर आगे आए, समाज में आगे बढ़ें, कुछ गलत नहीं है। पर वो भी सारा बड़े अच्छे तरीके से सारा संजो कर परिवार को तो ही करें तो अच्छा रहेगा। परिवार की तरफ से जो भी संस्कार दिए जाते हैं, ना सिर्फ लड़कियों को दिए जाएं बल्कि लड़कों को भी पूरी तरह से बताया जाए कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। क्योंकि कई फैमिलीज में देखा जाता है कि लड़कों को तो बहुत छूट दी जाती है, लेकिन लड़कियों को वहीं दबा दिया जाता है। आज भी देखा जाता है ये। तो ऐसा करना है, मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि अब तो हम कहाँ, हमारा जो भारतवर्ष है उस वहाँ की जो बेटियां हैं आसमान को छू रही हैं और भी इतने सारे कार्य कर रही हैं कि हर जगह जो भारत का नाम बन रहा है। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं है ही है। जी बिल्कुल। तो मैम, अब आप हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनके लिए क्या एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहोगे इस किताब के माध्यम से? जी, आज के यंगस्टर्स को, नौजवानों को मैं बड़े हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो ये पुस्तक है जिस पर हमने चर्चा की है, कह कबीर हम मोहे ब्याहे चले हैं, तो ये बड़ी ही विलक्षण पुस्तक है। तो आज जो युवा पीढ़ी है वो कितनी भटक रही है, और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आप अपना जीवन आनंदमयी, सुखमयी और खुशनुमा बनाना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो, तो ये वैवाहिक जीवन को सुखमयी बनाने की कला तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। और ये कला अब श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी ने आपके हाथ में पकड़ा दी है, जो कि मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें बड़े ही गहन अध्ययन करके आप इसको पढ़कर इसका आत्म अवलोकन करें, अपने जीवन को सुखमयी बनाएं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि ये कला आपको किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं मिलने वाली। ये कला इस ई पुस्तक के माध्यम से मिल सकती है। और हमारे माता पिता ने भी कभी हमें बिठाकर आराम से नहीं सिखाया होगा कि बच्चे ये आपका जीवन आगे ऐसे बढ़ने वाला है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारे ये ई पुस्तक के माध्यम से ये चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। इसका लिंक मैम शेयर कर देंगे आपको, तो सारे आप पढ़ो और अपने माता पिता को भी बताओ, तो अपना जीवन और खुशनुमा बनाओ, खुश रहो, दुरुस्त रहो। धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। तो मैं अपने व्यूअर से यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो किताब है कहे कबीर मोहे ब्याही चली है, ये ठाकुर दलीप सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, इसके अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं।
और कहते हैं कि जब हम विवाह बंधन में पड़ते हैं तो हम उसे बंधन ही मान लेते हैं, बजाय कि वो एक आध्यात्मिक यात्रा है और बहुत ही एक प्यारा सा संबंध है जो पति पत्नी का होता है, एक दंपति का होता है। तो मुझे ये लगता है कि आज हमने जो भी मैम के साथ डिस्कशन करी है, बहुत खास प्रश्नों पे मैम ने बहुत अच्छे बातें बताई हैं, तो शायद आप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होती हैं तो आप इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के जो और भी बातें रहेंगी, पॉडकास्ट रहेंगे, मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूँगी। तो अगले पॉडकास्ट के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियोस हैं हमारे वो शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये वीडियो सुना, और मैम ने जो आज इतनी सारी बातें कही हैं उनके लिए भी मैम आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू आपका सो भी मच।